तो लास्ट हमने देखा था, अब ठीक है, अब अपन इसका शुरू करते हैं अपना बायोटेक्नोलॉजी में। और कोशिश क्या करो, आजकल बताएं बहुत ही ज्यादा ऐसा हो गया है कि सिलेक्शन जो हो रहा है ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले का हो रहा है। मोर देन 30% जो यूपीएससी में रेट है, ठीक है, वो कितनी जा रही है, 30% से ज्यादा जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है ना उसका सिलेक्शन हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपना बेस अच्छा रखा है। ठीक है, चाहे आप स्टेट पीसीएस कहीं की भी उठा लो, राजस्थान पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, वहां भी ये हो रहा है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले उनका वेटेज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनको प्रैक्टिकल अप्रोच से वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक क्या चल रहा था, जो सभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं उस तरीके से, तो कंपटीशन में बैठेगा वही जो सबका है, फिर ये देखा जाएगा हैंड राइटिंग किसकी अच्छी उसको दे दो मार्क्स, खत्म करो। तो इसी को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्वेश्चंस भी अब क्या हो गया, डायनेमिक हो गए हैं कि आपकी सोच को देखते हैं कि आप सोच कितने अच्छे से पाते हो, उस अनुसार आपको पेपर आंसर वो मिलेंगे। और क्रिएटिव जितनी सोच होगी उतने ज़्यादा मार्क्स लोगे, है ना। तो टेक्नोलॉजी को हर जगह पे कोशिश करो आप उसको इनपुट करो, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखा था कि बायोलॉजी की एप्लीकेशंस का यूज करना टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे वो हमारे यूजफुल में आ सके, जिसमें हमने कई प्रकार से देखा था। बायोटेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन करोगे? इट्स अ प्रोसेस इन विच बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस आर यूज्ड विद इन द टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट या फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना, ये ह्यूमन यूजफुलनेस ये हो जाएगा। इसके बाद देखा था कि अलग अलग फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस थी। रेड किस चीज के लिए थी? हेल्थ के लिए। जितनी भी हेल्थ में यूज होगी वो रेड में होगी। आज अपन लोग इसी में फोकस करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा अभी जो यूज हो रही है बायोटेक्नोलॉजी वो हो रही है हेल्थ फील्ड में। दूसरा क्या था? येलो। येलो मतलब फूड, खाने में जो भी यूज होगा वो सब किस में आ जाएगा? येलो में। तीसरा ब्लू मतलब मरीन, ठीक है, देख के नहीं बताना तुम लोग को। चौथा बताओ, लिखे तो नहीं है ना? लिखे तो होंगे लेकिन देख के नहीं बताना है ना, जो हम पूछते जाएंगे वो बताना। व्हाइट किस चीज के लिए? इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। ग्रे, बहुत बढ़िया, ग्रे एग्रीकल्चर, ग्रीन एग्रीकल्चर और ग्रे एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। अगला पर्पल, पर्पल था किस चीज के लिए? एथिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और लास्ट पूछ रहे गोल्डन, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, नैनो के लिए नहीं था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, है ना। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी बोल रहे हो, ठीक है। लास्ट ब्राउन, बोलो, हाँ, है ना, ड्राई और डेजर्ट रीजन के लिए। देखो ये लिखे थे, ग्रीन हो गया अपने एग्रीकल्चर के लिए, ब्राउन हो गया एरिड जोन और डेजर्ट के लिए, डार्क हो गया बायो टेररिज्म के लिए, पर्पल पेटेंट पब्लिकेशन इन्वेंशन मतलब सीधे सीधे आपका एथिकल्स के लिए, है ना। व्हाइट किस चीज के लिए हो गया? जीन बेस्ड बायो इंडस्ट्रीज। गोल्ड क्यों हो गया? बायो इन्फॉर्मेटिक्स और नैनो बायोटेक्नोलॉजी। पूरे नैनो के लिए नहीं बोलना, नैनो टाटा की गाड़ी है, ठीक है, नैनो बायो टेक्नोलॉजी। और ग्रे किस चीज के लिए हो गया? फर्मेंटेशन, है ना, बायो प्रोसेसेस के लिए। इसके बाद देखा था एग्रीकल्चर में हमने बहुत प्रकार से यूज किया था। इसके हैंडआउट्स में आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगे, अभी से अपनी सोच को डेवलप करो और स्नॉप्सिस में बस वही लिखना जो हम डाल सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, है ना। क्या क्या देखा था कि सबसे पहले हमने डिकम्पोजर बना लिया था पराली को जलाने के लिए, पराली को खत्म करने के लिए, जलाने के लिए नहीं, है ना, बायोटिक डिकम्पोजर। दूसरा देखा था जीएम क्रॉप्स, क्यों यूज हुआ था? ठीक है, दो इसमें हो गए, एक तो इनकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी ज्यादा हो, दूसरा इन पे पेस्ट का अटैक नहीं हो, कि हमको बाद में अलग से पेस्टिसाइड्स नहीं डालना पड़े, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? बायो फर्टिलाइजर्स, इसका यूज क्यों करते थे? ठीक है, केमिकल्स का यूज कम से कम करना पड़े इस प्रकार से उनको हम मॉडिफाई करते थे। जैसे इसमें सबसे अच्छा याद क्या रखना, एक बताया था नैनो यूरिया,
कौन सा था? भारत ब्रांड का था, नैनो यूरिया। इतनी सी आधे लीटर की बोतल 50 किलो बोरे के बराबर है। अब सोचो उसकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर था हमारा बायो पेस्टिसाइड्स। ये क्या करता था? ठीक है, पेस्ट से बचाता था। इसमें नीम कोटेड यूरिया का यूज कर लेते हैं, नीम का किया जाता था। ठीक है। अब सोचो कि आप सोचो ना कि जॉब कहाँ है, बिजनेस कहाँ है। जापान में लोग, पता है जब इंडिया मतलब वो था, गुलाम था या आजाद हुआ ही था, उस समय पे सबसे ज्यादा भारत से लोहा जापान एक्सपोर्ट करता था। जापान में कुछ नहीं है सिर्फ दिमाग के अलावा, और दिमाग ही सब कुछ कहलाता। वहां पे रिसोर्सेज जीरो है। मतलब आप सोचो ना, वहां पे डायमंड निकलता हो या फिर कोयला हो या फिर स्टील हो, आयरन कुछ भी नहीं पाया जाता, लेकिन तब भी वो वर्ल्ड थर्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज के समय, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसा क्यों? वो क्या करता है, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है। समझो 100 रुपए का 1 किलो लोहा भारत से ले गया, है ना, 1 किलो लोहा 100 रुपए का। हमने बोला कि हमारे 80 का बिकता 100 में, हमने 20 रुपए कमा लिए, हम इसमें खुश। अब उसने उस लोहे से क्या किया, उसको किसमें, स्टील में कन्वर्ट करके, ठीक है, इसकी बना दी ब्लेड्स। जो अपन ब्लेड्स यूज करते हैं ना, ब्लेड शेविंग वाले, ब्लेड्स बना दे। वो कितनी पतली होती है, स्टील को पहले कन्वर्ट किया। समझो इसको, इसने इस 1 किलो की 1000 ब्लेड्स बना ली, 1000 ब्लेड्स बना ली। उसको स्टील बनाने और ब्लेड्स बनाने में समझो कितना, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए का और खर्चा आया होगा। तो 100 रुपए ये, 200 ये, कितने हुए, 300। अगर उसने एक ब्लेड को भी 5 रुपए में बेचा तो कितने हो जाएंगे, 5000। ये उसने किया है, अभी भी करता आ रहा है, कि इंडिया से अपने यहाँ से लोहा ले जाता था, फिर उससे पार्ट्स बना के बेचता था। अपन लोग देखते हैं हमारे यहाँ जितनी भी फोटोकॉपी की मशीनें रखी रहती इतनी बड़ी बड़ी, सभी के सभी मोर देन 90% सेकंड हैंड मशीनें रहती हैं, सेकंड हैंड मशीनें, और वो भी सबकी जापान से एक्सपो होती है, एक्सपोर्ट। जब वो लोग यूज करके कर देते कि हाँ उसकी लाइफ ज्यादा नहीं बची, तो फिर अपने आप बेच देते, हम लोग अच्छे से चलाते। अब सोचो उनकी सेकंड हैंड भी फर्स्ट हैंड जैसी लगती है, ये चीज है। तो ये बता रहे हैं कि आप अपने रिसोर्सेज का कितने अच्छे से यूज करो। इसीलिए ये फील्ड आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बायोटेक्नोलॉजी, कि अगर आपने किसी एक चीज में एक्सपर्टीज ले ली, उससे लमसम पैसा कमा सकते हो। ठीक है। तीसरा क्या हो गया, ये हो गया। फिर आज एक टेक्निक चल रही, क्या बताया था, एरोपोनिक्स। क्या होता था एरोपोनिक्स? आधा अधूरा बताना है ना, कोई एक नहीं बता पाना पूरा। ठीक है, क्या बताओगे, पानी को बचा के छिड़काव करना? एक कोई बताओ, जस्ट रेज योर हैंड, जिसको बताओ। ठीक है, तो अगर उसको आप एक लाइन में डिफाइन करोगे एरोपोनिक्स टेक्निक, तो क्या बताओगे? हम हैं कि हमें नहीं पता कुछ भी एरोपोनिक्स होता क्या है, तो उसको क्या बताओगे कि हमें एक लाइन में बता दो होता क्या है? ठीक है, पहले ये है क्या? इट्स अ टेक्निक टू यील्ड क्रॉप्स विदाउट द हेल्प ऑफ सॉइल बाय इंजेक्टिंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट्स सिस्टम ऑफ अ प्लांट। यही होगा। तो सबसे पहले सामने वाले को ये बताओ कि ये है क्या। ये नहीं कहो कि हम सीधे पौधों की जड़ों में पानी दे तो एरोपोनिक्स हो गया, नहीं। बताओगे कि ये क्या है, फार्मिंग टेक्निक होती है ना। ध्यान से सुनना, हम सबसे पूछेंगे आज क्या होती है। एक फार्मिंग टेक्निक होती है जिसमें हम मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं, नहीं करते तो फिर न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचाते? बट वी गिव द न्यूट्रिएंट्स बाय द हेल्प ऑफ वाटर, वो बाय द हेल्प ऑफ स्प्रिंकलर, स्प्रिंकल्ड वाटर। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स कहाँ गई, ये कहीं तो थी। अलग से निकाल दी, इसमें नहीं जोड़ी थी। ये याद है अलग से निकाली थी, ये याद नहीं है कि सर, देखो
सोच लो, इसको तक याद है। एक तुम लोग हो। हाँ, हाइड्रोपोनिक्स पहले बता रहे, फिर एरोपोनिक्स बता रहे। ये तो समझ लो। डेस्कटॉप, ठीक है। अब देख रहा, ठीक है। ये कहलाती है कौन सी टेक्निक? हाइड्रोपोनिक्स। तो कैसी टेक्निक है? ऐसी टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं, इट्स अ फार्मिंग टेक्निक, पहली बात बताना है ना, फार्मिंग टेक्निक जिसमें हम बिना सॉइल की मदद से प्लांट्स को ग्रो करते हैं। वाया किस मदद से? कि पानी के थ्रू हम उनको न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करते हैं। ये क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। समझ में आया? इसको तीन भाग में सेग्रीगेट करो। है क्या? तो एक फार्मिंग टेक्निक है, पहली चीज है ना, मॉडर्न एग्रीकल्चर की टेक्निक है। दूसरा, क्या इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसमें हम सॉइल का उपयोग नहीं करते हैं, है ना, मतलब हम बंजर जमीन में भी ये उगा सकते हैं। कोई अपनी छत पे बैठ के भी आराम से उगा सकता है हर चीज। तीसरा, उगाते कैसे हैं? बाय द यूज ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर। इससे देखो अब दो फायदे कितने। अच्छा, अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक होती है इसके फायदे क्या क्या होते हैं, क्या बताओगे? क्या होगा फायदा? कोई एक एक बताओ। ये क्वेश्चन सीधा ऐसे ही बनता है कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक होती क्या है, इसके फायदे क्या, इसके डिमेरिट्स क्या है। फायदा क्या है? ठीक है, नो पेस्ट अटैक, ठीक है, यही सबसे पहला होगा फायदा। सबसे, हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर, अपन जो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं ना वो केमिकल ही है। खुद सोचो कि हमने कहा, अच्छा ये बताओ जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है वो अप्लाई कहाँ होगी? किस देश के लोग सबसे ज्यादा हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग करेंगे? बहुत बढ़िया। मतलब या तो जहाँ पे जमीन नहीं है या फिर जहाँ की जमीन फर्टाइल नहीं है ना, जैसे समझो सऊदी अरब, है ना, तो सऊदी अरब में जमीन बंजर है, फर्टाइल नहीं है, तो हम उनको वो उगाना कि हम जमीन पे पानी डाल डाल के तो नहीं कर सकते हैं, पानी बिल्कुल नीचे बार बार चला जाएगा, रेत ही रेत है। तो उन्होंने कहा हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक से उगाएंगे। तो सबसे पहले उस अपना फायदा क्या होना चाहिए कि इसके लिए हमको क्या, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल। सबसे पहले तो ये हो गया, हमको सॉइल चाहिए ही नहीं है ना। फर्टाइल की तो बात ही दूसरी, हमें अभी सॉइल की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहली चीज होती है। एक चीज हो गई। दूसरा इसमें क्या होगा? क्लाइमेट की जरूरत नहीं है, हमको एक शेल चाहिए है जहां पे हम इकट्ठी सभी उसको उगा सके। देखो, देखो, जैसे इन्होंने क्या किया टेक्निक में, इस प्रकार से यहाँ पे सभी प्लांट्स लगे हैं, मिट्टी बिल्कुल नहीं है, एक ट्रे बनी है, ट्रे के नीचे से पानी फ्लो हो रहा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स है और ये प्लांट्स उगते जा रहे हैं। तो दूसरा हमारा क्या होगा कि बाहर जैसा भी क्लाइमेट हो, ओले भी गिर रहे हो, तो हमारी फसल नष्ट नहीं होने वाली। हाँ, सनलाइट नहीं चाहिए पड़ती, सनलाइट के लिए ये लोग आर्टिफिशियल लाइट लगाए रहते हैं, ठीक है, ये चीज हो जाती है। तो दूसरा क्या हो गया? नो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। तीसरा क्या फायदा होगा? ठीक है, इंस्टेंट यील्डिंग या फास्ट ग्रोइंग। अब ये सोचो आप उसको 24/7 सप्लाई करो न्यूट्रिएंट, साथ ही साथ सनलाइट भी प्रॉपर मिल रही है, 24 आवर्स मिल रही है, तो उससे क्या होगा? इनकी ग्रोथ भी जल्दी होगी। आम
जो आपकी क्रॉप्स होती है उससे। अगला क्या फायदा होगा? स्पेस मैनेजमेंट। किस प्रकार से आप छोटी जगह पर भी बहुत अधिक मात्रा में क्रॉप्स को उगा सकते हो, ये लिखना है ना। लास्ट एक और बताओ। टाइम सेव आपका इसमें आ जाएगा, इंस्टेंट यील्डिंग में। लेबर कॉस्ट कटिंग, ये इसका ड्रॉबैक बनेगा भी, देखना। ठीक है, लेबर कॉस्ट कटिंग। पता, तुमने ये तो कह दे लेबर की कॉस्ट नहीं लगेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी की कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, लेबर कॉस्ट कटिंग ये हो गया। और कोई सा हो सकता है इसका मेरिट? अब आप सोचो कि सभी प्लांट्स को एक निश्चित मात्रा में जब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो उनकी ग्रोथ भी क्या होगी, एक अच्छी होगी, है ना। तो हमको एक प्रकार से क्या होगा, न्यूट्रिशनल फूड मिलेगा, है ना। भले उसमें केमिकल्स होंगे लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होंगे जितनी पेस्टिसाइड्स में होंगे। तो क्या होगा, हमको कैसा मिलेगा, न्यूट्रिशनल फूड। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए जरूरी नहीं आपको गांव में खेती करना पड़े, आप अपने शहर की घर की छत पे भी खेती कर सकते हो, है ना। तो जो स्पेस मैनेजमेंट है ना, तो इसमें बता देना इसका सब क्लॉज बना के कि क्या हो जाएगा इसका, कि आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो इवन इन दी अर्बन एरियाज। इट कैन बी प्रैक्टिस्ड इवन इन दी अर्बन एरियाज। नहीं तो कहते शहरों में खेती नहीं होती, लेकिन आजकल होने लगी है। जैसे तुम लोगों ने रूफ गार्डनिंग सुनी होगी, टेरेस गार्डनिंग, है ना। लेकिन उसमें हाइड्रोपोनिक्स का अपन यूज नहीं करते, उसमें तो सीधे गमलों में उगा लेते। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपके गमले भी नहीं है, मिट्टी बिल्कुल नहीं है, लेकिन तब भी हम पैसा है, ठीक है, तो हम इसको उगा सकते हैं। बड़े हो जाते हैं तो वो तो स्पेस आप जितना बढ़ा दो उसके नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है, आप जितने बड़े कर सकते। ये भी छोटे वाले रखे हैं इसीलिए। ये हम तुम्हें ये दिखाना चाह रहे थे कि इतनी स्पेस में उन्होंने कितनी सब्जी उगा ली है, ये बताना चाह रहे। क्लियर हुआ ये बात? लिख लिया? ठीक है, इसके डीमेरिट्स कोई भी तीन। हर चीज के फायदे होते, नुकसान होते। सबसे पहले इट्स एन एक्सपेंसिव टेक्निक, है ना। आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पूरा, ठीक है, इस तरीके से तब जाके आप इसकी कर सकते हो। अगर ये समझो कि आपको नॉर्मल एक चीज में, देखो इसकी कॉस्ट बता रहा है, एक चीज को उगाने में 10 रुपए लगते हैं एक प्लांट को, तो इसमें ये समझो कितने लगेंगे, 90 रुपीज लगेंगे, 9 गुना। तभी कोई नहीं करता, है ना। 90 रुपीज इस प्रकार से लगते हैं कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इंफ्रा, ठीक है। इंफ्रा में पर्टिकुलर बिल्डिंग चाहिए, शेल्फ चाहिए, उसके लिए ट्रे चाहिए, है ना। दूसरा लगता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ठीक है। तीसरा लगता है इसके लिए स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिएंट्स चलते हैं, ऐसे नहीं कोई भी पानी में कुछ भी मिला के दे दो, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। चौथा इसके लिए चाहिए स्किल्ड लेबर, ठीक है। मतलब कोई भी मजदूर नहीं चलेगा, जिसको ज्ञान हो वही चलेगा, ठीक है। और लास्ट होता है रियल टाइम मॉनिटरिंग, इनकी कंप्यूटर से मॉनिटरिंग होती है। कभी अमेजोन पे सर्च करना, गूगल ने एक पॉट निकाला है, गमला, ठीक है। बोलते हैं उस गमले पे आप पौधा लगा लो, वो पौधा अपने आप बताएगा कि हमको पानी कब चाहिए, है ना। इस प्रकार का, मतलब आजकल ये बायो सेंसर्स आने लगे हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स में आपको इन चीजों के बारे में देखना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात कि इट्स एन एक्सपेंसिव टेक्निक। दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें ये कह सकते हैं स्किल्ड एक्सपर्टीज नहीं है हमारे पास, है ना। अभी कौशल क्षमता का विकास नहीं हुआ है, लैक ऑफ स्किल्ड एक्सपर्टीज, ठीक है। तीसरा क्या होगा मेजर, ठीक है, अभी ये किस स्टेज में है, R&D की स्टेज पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। हम हर प्रकार के क्रॉप्स को इसमें अभी हम डेवलप नहीं कर सकते, सिर्फ लिमिटेड
ऐसे लिख दो, लिमिटेड क्रॉप्स कैन बी डेवलप्ड, या यील्ड हो सकते हैं। अभी क्योंकि इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई, अभी ये लोग क्या उगा रहे हैं इसमें पता, जो आपकी ये स्पिनिच वगैरह रहती है ना, पत्ती वगैरह, या फिर छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, उन सब की खेती कर रहे हैं, जो आपकी सलाद वगैरह में चलती है। कि हम इसको शुरू करेंगे, जब ये ग्रो होगा तो फिर बाकी हम आगे का देखेंगे। लेकिन अच्छी चीज है, इसका अगर अच्छे से यूज हो जाए तो स्पेस में जो वो उगेंगी फसलें, इसी टेक्निक से उगेगी। मूवी देखना इंटरस्टेलर। पानी रोटेट होता रहता, यहाँ से हुआ, यहाँ से गया, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, फिर ऐसे जाता रहता। एक ही पानी को बार बार रिसाइकिल करते रहते हैं। पानी वेस्ट नहीं होगा, बस इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ये इसकी खासियत है। आया समझ में? अगली होती थी कौन सी अपनी, इसी का दूसरा एडवांस वर्जन, एरोपोनिक्स। इसमें क्या अंतर रहता था? ये देखो, ये है तुम्हारी एरोपोनिक्स। नहीं देना उसको ऐसे देखो, ठीक है। एरोपोनिक्स में अंदर क्या रहता था कि अभी हम डायरेक्टली उसके रूट्स में दे रहे थे वाटर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, रूट्स में वाटर नहीं देके नीचे रूट्स ऐसी लटकी रहती हैं, उस पे सब क्या करते हैं, स्प्रिंकलर करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। ये कहलाती टेक्निक क्या, एरोपोनिक्स। जब हमको बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में, हाइड्रोपोनिक्स से ज्यादा और ज्यादा संख्या में प्लांट्स को ग्रो करना, तो हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। लाइन से बहुत सारे प्लांट्स, देखो ये वाले, देखो इसमें दिखेगा, लाइन से बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए, ऊपर लगे हैं ट्रे में बहुत सारे प्लांट्स, और नीचे क्या करते हैं, इसका स्प्रिंकलर चलता रहता है। कुछ सभी पे क्या होते हैं कि चाहे वो होते हैं ना कि बड़े प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं वो इस टेक्निक से कर रहे हैं, बस अंतर दोनों में ये होता कि उसमें डायरेक्टली रूट्स में पानी इंजेक्ट किया जाता है, इसमें पानी को क्या किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है, ठीक है। एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स दोनों फार्मिंग टेक्निक है, नहीं, दोनों में बिना सॉइल की मदद से होता है। एक में डायरेक्ट सप्लाई की जाती है न्यूट्रिएंट रिच वाटर की, एक में न्यूट्रिएंट रिच वाटर को स्प्रिंकलर किया जाता है, बस इतना अंतर रहता है। क्लियर हुआ? जो आपके मेरिट्स उसमें थे वही आपके मेरिट्स इसमें हो जाएंगे, और डीमेरिट भी बिल्कुल सेम हो जाएंगे। क्या पहला डीमेरिट क्या था? एक्सपेंसिव है। दूसरा, हाँ, तीसरा लिख देना। अभी क्या है कि करंटली इट इज अवेलेबल ओनली फॉर लिमिटेड क्रॉप्स। हाँ, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट, ये तो अच्छी चीज है। इसलिए अच्छी चीज है कि आपकी कॉस्ट कम कर रही है लेबर की। ये हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। पहले लिखा था कि इट्स एन एक्सपेंसिव टेक्निक, दूसरा क्या लिखा था, एक्सपर्टीज की कमी, लैक ऑफ एक्सपर्टीज। तीसरा क्या हो जाएगा, है ना, करेंटली इट इज अवेलेबल ओनली फॉर लिमिटेड क्रॉप्स, ठीक है। अभी सिर्फ ये सीमित फसलों के लिए ही उपयोग में है। आया समझ में? होता क्या है, तो जो हमारे हाइड्रोपोनिक्स के थे वही सेम हो जाएंगे एरोपोनिक्स के। नहीं, ये रहता ना कि जो रोटेशनल में पानी चलता है ना, अपने आप प्लांट्स में क्यों न्यूट्रिशनल ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो पानी ठहरा रहता है। जब पानी सर्कुलेशन में लगातार चलता है, जैसे अपनी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, लगातार ब्लड फ्लो होता रहता है, तो जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतना वो ले लेता है, फिर वो आएगा ब्लड फिर से तो वो फिर ले लेगा। इसी प्रकार से इनके साथ होता है, जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतना चला जाता है। अब सोचो इसमें एकदम से इलेक्ट्रिसिटी कट जाए, प्लांट्स तो मर जाएंगे, क्योंकि वो, तो ये इसका खतरा है कि आपको रेगुलर सप्लाई चाहिए किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। तो अगला इसका डिमांड क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड 24/7
सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एरोपोनिक्स में भी अपन लोग कौन हाथ से छिड़काव करेंगे, टाइम लग जाएगा। मतलब ये सोचो कि हर चीज को अपन को प्रोज एंड कॉन्स देखना पड़ेंगे। अच्छी तो देख लिया कि यार तुरंत हम उगा सकते हैं, मोदी सरकार हर जगह बनवा दे, लेकिन मोदी सरकार को ये नहीं पता कि अभी हम लोग इस टेक्निक तक नहीं पहुंचे हैं, जो भी जमीन पे उगा रहा है वही तो अच्छे से उगा ले, है ना। ये चीज हो जाती है। तो गवर्नमेंट को भी बहुत सोचना पड़ता है। वो लोग गाली तो बहुत आराम से दे देते, क्रिटिसाइज कर देंगे गवर्नमेंट को, काम नहीं करती। अब सोचो 140 करोड़ लोगों को उसको हैंडल करके बनाना स्कीम, कितना बर्डन होगा। ये चीज हो जाती है। आप 140 लोगों को ही देख के देख लो, ठीक है। इसके बाद एरोपोनिक्स के बाद हमने क्या देखा था अगला, ठीक है। इसके हमने 5 चीजें देख ली। सबसे पहले देख लिए एग्रीकल्चर में किस किस चीज में देखा था, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, कौन से सीड्स देखे थे, जीएम क्रॉप्स देखे थे, है ना। फिर देखा था एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स। ये 5 चीजें याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अगली चीज जो हमारी आती है दैट इज नोन एज, अच्छा अगर ये पूछ लिया जाए तुम्हें लोग बताना, देख के सब जन देखते हो यहाँ पे मवेशी बहुत है, कैटल्स बहुत है ग्वालियर मुरैना में, इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन जो आपकी होती है, इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं या होता है। अब आप बताओ, बताओ इसमें से पॉइंट्स है। पहला क्या बोला, सेंसर कहाँ पे लगेगा, वो टैग रहता है जियो टैग, कि जियो टैगिंग करी जाती है कि कहीं भी उनकी गाय वगैरह चली जाए तो पता चल जाए कि गई कहाँ है। इस प्रकार से नहीं, से ब्रांडिंग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसको अपन बायोटेक्नोलॉजी में कैसे लिखेंगे, पॉइंट बिल्कुल सही है, तकनीक का यूज कर, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में कैसे। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब उनका कुछ, उनकी बॉडी में कुछ भी चेंजेस आया उस समय कुछ मिले एनिमल से। पहले उनके लिए सोचो एनिमल के लिए कैसे अच्छा है। ये तुम्हारे पॉइंट बिल्कुल अच्छा है, वो अपन डालेंगे एनवायरमेंट वाले में। सब देखते हो, अभी हम बताना शुरू करेंगे, बोले हाँ सर ये होता है। अच्छा, सबसे अच्छा पॉइंट इम्प्रूव्ड ब्रीडिंग। कहते हैं सबसे अच्छी गाय होती है जर्सी गाय, है ना। तो उनका सीमेन लाके अपने गायों में डाला जाता है, इसलिए ताकि दूध की क्या हो जाए, क्वांटिटी बढ़ जाए, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रीडिंग के लिए इम्प्रूव्ड ब्रीडिंग, ब्रीडिंग इनहेंसमेंट या ब्रीडिंग क्वालिटी की इनहेंसमेंट के लिए। हाँ, डेक्लोफिनेक, डेक्लोफिनेक को खिलाया जाता है, क्यों, ताकि उनको पेट, जब जब उनको ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की जाती है ना, उनको दर्द होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उस दर्द को खत्म करने के लिए डेक्लोफिनेक नाम की दवाई खिलाई जाती है। लेकिन इससे दिक्कत क्या है, डेक्लोफिनेक खा लेते हैं वो लोग दवाई, तो समझना कभी गाय वगैरह मर जाए रोड पे डले, अब उसको खाते वल्चर वगैरह गिद्ध, तो गिद्धों के लिए वो जहर की तरह काम करती डेक्लोफिनेक, इसलिए वो काम, तो वो बैन हो गई, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसका फायदा, बहुत अच्छा, फोर्टिफिकेशन ऑफ द फीडर। हम लोग अपना खाना अच्छा कर सकते तो इनका क्यों नहीं, फोर्टिफिकेशन ऑफ फीडर्स। जो चारा होता है ना उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, ठीक है। तो इससे क्या करे, एक ही चीज है, ज्यादा से ज्यादा दूध दे, कुछ नहीं और, ठीक है। तीसरा क्या होता है, क्या करोगे, अच्छा रहने के लिए व्यवस्था, वो बायोटेक्नोलॉजी में क्या आएगा। अभी तुम लोगों ने सुना होगा पिछले साल एक वायरस बहुत न्यूज में था, लंपी डिसीज, ठीक। तो अपन अपने स्वास्थ्य को देख सकते, तो इनके स्वास्थ्य को क्यों नहीं देख सकते। तो इसमें अपन क्या लिख देंगे, डिसीज डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। यार आप इनके लिए भी अच्छा सोचो, डिसीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट।
ठीक है, अगला क्या होगा? अब हमने बोला कि कुछ ऐसे जानवर बचे जैसे एक सींग वाला गैंडा हाथी, राइनोसोरस आता है। एक तो नाम किसने लगा गैंडा हाथी अच्छा से रख देते, इतने अच्छे अच्छे नाम है, ठीक है। तो ये था कि हमारे यहाँ जो ब्रीडिंग बता दी, ब्रीडिंग करती है आर्टिफिशियल सीमेंट डाल के। अब कोई एक ही जानवर बचा है, उसको बचाना है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए एक टेक्निक चलती है, क्लोनिंग। नाम सुना होगा, क्या नाम है? क्लोनिंग। क्या होता है क्लोनिंग? अपने जैसे हूबहू कॉपी बना लेना। आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ी होगी, एक डॉली शीप चलती थी खूब, है ना। सबसे पहले क्लोनिंग जिस जानवर की गई थी वो एक भेड़ थी, उसका नाम डॉली था, बनाई गई थी, फिर वो मर गई कुछ दिनों बाद। लेकिन ये हो गई, उसका नाम हो गया कि पहली बार लैब में हमने एक दूसरा हूबहू जानवर बना लिया। तो इससे होएगा क्या कि भविष्य में अगर किसी जानवर की प्रजाति खत्म हो जाए तो हम क्लोनिंग की मदद से उसके डीएनए को बस रखते हैं, उसके डीएनए की मदद से हम पूरा जानवर बना सकते हैं। क्लोनिंग, हाँ, जीन क्लोनिंग हो जाती है वो, ठीक है। तो अगली टेक्निक क्या हो गई? क्लोनिंग। इससे क्या करते हैं? हम आइडेंटिकल कॉपी बना लेते हैं जानवरों की। क्लियर हुआ? अब इंसान यहां तक तो रुकेगा नहीं, है ना। हमारे यहाँ लेदर की चीजें बहुत चलती हैं, है ना। तो ये लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, उनकी खाल निकाल के हम लेदर की ये चीजें बनाते हैं, पर्स वगैरह। लेकिन इनकी मदद से हम बहुत सारी क्या करते हैं? दवाइयां बनाते हैं इनके। तुम लोगों ने सुना होगा चाइना वाले सबसे ज्यादा यूज करते हैं कि जो सुअर की आंख का रेटिना है ना, वो इंसान की आंख में लगा दिया। अब कहने को ये, अब इसलिए सोचो एक ब्लाइंड इंसान को दिखने लगा, क्योंकि जो उसकी आई का शेप रहता है एक सुअर के, और इंसान की आंख के रेटिना, वो कॉर्निया का शेप, वो एक समान रहता है। तो उसको इंस्टॉल किया गया था और वो देखने लगा था, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि इंसान को नहीं मारो, जो इवन जो, ये तो छोड़ो, आंख की तो छोड़ो, जो जानवरों की किडनी रहती है या वो रहता है, उसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है इंसानों में। तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? बायो फार्मिंग, ठीक है। यूज ऑफ एनिमल डेरिवेटिव्स फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन पर्पसेस, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है? जानवरों के ऑर्गन्स का यूज किया जाता है फॉर द मेडिकल यूजफुलनेस। मेडिकल में अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए जो यूज होंगे, उनका यूज एनिमल्स से मिलती है, उनका यूज किया जाता है। अपन ने पढ़ा था जब वाइटामिन पढ़ रहे थे, वाइटामिन नहीं, प्रोटीन्स, कि एक फिश में सभी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो फिश ऑयल चलता है कोस्टल एरियाज में, कि उसका यूज किया जाता है सी फूड पकाने के लिए, तलने के लिए। मछली का खाना मछली को तलने के लिए यूज किया जाता है, वो लोग, ठीक है, ये चलता है वहां पे। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें सभी प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये चलता है। तो ये किस में आ जाएगा? सब आपके बायो फार्मिंग में। हाँ, कैप्सूल भी आते हैं, वो सब फिश ऑयल से एक्सट्रैक्टेड होते हैं। तो जब भी कैप्सूल खाओ ना विटामिन वगैरह के या प्रोटीन के, वो देख लिया करो पीछे साइन कौन सा बना है। नहीं तो यहाँ तो तुम शाकाहारी हो, वहां जाके सब गुटक गए, है ना। ये खास करके देख लिया करो। क्लियर हुआ? बायो फार्मिंग में हम एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या चीजें कर सकते हैं? ब्रीडिंग, है ना। दूसरा, फीडर बना के उनका। तीसरा, डिसीज को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करके। चौथा, क्लोनिंग करके। और लास्ट, बायो फार्मिंग। आया? अगर जैसे अभी हमने तुम लोग को वो बताया था इसका, एग्रीकल्चर का, अगर हम यही क्वेश्चन तुम लोग से घुमा के पूछें कि हॉर्टिकल्चर, पहले बताओ होता क्या है? क्या होता है हॉर्टिकल्चर? नाम सुना कि नहीं? सिर्फ फ्लावर? ठीक है, फ्रूट्स अकेले, बस वेजिटेबल खत्म? सही बताओ ना। जिसको हिंदी में कहते हैं बागवानी, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। पहले हिंदी में सीखा करो हमेशा सबका। अपन लोग क्या है, पूरे दिन हिंदी बोलते हैं, सिर्फ पढ़ने में इंग्लिश यूज करते हैं।
तो थोड़ी डिसबैलेंस हो जाता है दिमाग को, है ना। तो बागवानी होती, बागवानी में सभी प्रकार के फूल फल, साथ ही साथ क्या, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के बाद एस्थेटिक क्रॉप्स, जो आपकी ऑर्नामेंटल क्रॉप्स होती है, सजावटी चीजें जो होती हैं, उन सबको ग्रो किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, बागवानी या हॉर्टिकल्चर। इट्स अ प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, vegetables, flowers, ornamental and aesthetic things is known as horticulture। ये हो गया। अब जैसे इसमें बहुत अलग अलग होते हैं, जैसे कि विटीकल्चर, विटीकल्चर किस चीज के लिए कहा जाता, विटी, नाम सुना कभी, देखो हॉर्टिकल्चर अकेले नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती, लिख लो कुछ चीजें। एक कहलाता विटीकल्चर, जब आप कल्टीवेशन किसका करते हो, ग्रेप्स का, ठीक है। अगर सिर्फ आप कल्टीवेशन वेजिटेबल अकेले का कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, ऑलरी कल्चर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि ऑलरी कल्चर मतलब क्या कहलाता। तो जब आप किसका सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हो, वेजिटेबल्स का। अगर सिर्फ आप फ्रूट्स का के लिए कल्टीवेशन कर रहे हो तो पोमो कल्चर। ठीक है, ये पूछा जाता है कि ये सब हॉर्टिकल्चर के अंदर ही क्या, हॉर्टिकल्चर मतलब इन सबको उगाना एक साथ, ठीक है। फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, फ्लावर्स भी, और एस्थेटिक या ऑर्नामेंटल थिंग्स भी, ठीक है। अगला जो आ जाता है, विटीकल्चर हो गया ग्रेप्स के लिए, ऑलरिकल्चर वेजिटेबल्स, पोमोकल्चर फ्रूट्स, फ्लोरिकल्चर ये किस चीज के लिए हो जाएगा, फ्लावर्स के लिए। जब आप सिर्फ फ्लावर्स अकेले उगाते हो तो फ्लोरिकल्चर। जैसे तुम लोगों ने एक जो सुना होगा एपीकल्चर, बढ़िया, बहुत अच्छे। जो हनी बीज का प्रोडक्शन होता है, हनी का प्रोडक्शन होता है, उसको कहा जाता है एपीकल्चर। जैसे सेरीकल्चर चलता, बहुत बढ़िया, सिल्क के प्रोडक्शन को कहते हैं सेरीकल्चर। एस्थेटिक मतलब जो हम सुंदरता के लिए चीजें यूज करते हैं, परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं, वो सब इसमें आ जाता है, किसी चीज को अच्छा दिखाए, ग्लोरीफाई करने के लिए। ठीक है, ये तो हमने बता दिया हॉर्टिकल्चर होता क्या है। अब यही क्वेश्चन हम घुमा के पूछ रहे हैं फिर से कि हॉर्टिकल्चर का उपयोग में, हॉर्टिकल्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तुम लोग को बता दिया, इसमें हम फल फूल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, एस्थेटिक क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे उपयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे पॉइंट्स बता रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ, ठीक है। अब कोई दूसरा, क्या, जेनेटिकल एडिटिंग। जो आपका डाइवर्सिफिकेशन करेंगे ना, इसी का सब क्लॉज बना देना, कैसे हम करेंगे, बाय जीन एडिटिंग, ठीक है। या फिर हाइब्रिडाइजेशन, देखते हो ना कि एक कलम को दूसरी कलम से जोड़ दिया जाता है अपने आप जो चलती है, जिसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। देखते हो ना कि हमें गुलाब चाहिए पिंक कलर का, हमारे घर में पीले कलर का और लाल कलर का है, दोनों को जोड़ देंगे, है ना, तो अलग अलग कलर के गुलाब होते हैं, वो इसी प्रकार से होते हैं ग्राफ्टिंग के कारण। दूसरा क्या होगा, और बायोटेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करोगे इसमें, सोचो तुम लोग। हाइब्रिड सीड्स का उपयोग करके, ठीक है। हाइब्रिड सीड्स मतलब कैसे सीड्स होंगे, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, साथ ही साथ क्या होगा, जिनमें पेस्ट अटैक नहीं होगा, जिनकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी और नो पेस्ट अटैक, ठीक है। तीसरा, एक अपन ने पढ़ा था टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या करता था,
हाँ। हम्म। इसका देखो टिश्यू कल्चर का, वो तुम उसमें जा रहे हो जब अपन ने पेंसिलिन बनाया था, है ना। पेंसिलिन अलग चीज है, टिश्यू कल्चर अलग चीज है। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं कि प्लांट के किसी भी भाग से उसका सेल निकालते हैं, उस सेल को बहुत बार मल्टीप्लाई करते हैं जिससे बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। फिर उन्हीं सभी सेल्स को अलग अलग लिक्विड में रखा जाता है, उनको डेवलप होने दिया जाता है ताकि वही सेल एक सैपलिंग में बदल जाए, प्लांट्स में चेंज हो जाए। बहुत जल्दी भूलते हो तुम लोग, है ना। टिश्यू पेपर नहीं, टिश्यू कल्चर। देखो ये प्लांट है, प्लांट की एक लीव ली, उस लीव से छोटे छोटे से सेल्स निकाली, ये तो बहुत बड़े साइज दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से सेल्स निकाले जाते हैं। अब इन्हीं सेल्स को अलग अलग उसमें रखा जाता है, ट्रे में रखा जाता है, ठीक है। जैसे ये रखे देखो, सभी को एक एक सॉल्यूशन में डाल दिया, एक एक सेल को, अब इनको बड़ा होने दिया जाता है। तो बहुत ही कम टाइम में, जैसे अगर अपना एक नॉर्मल अपन बीज डालें, उसको पूरा प्लांट बढ़ने में समझो 6 महीने लग गए, ये 1 महीने में तैयार हो जाएगा। ये इसकी खास बात रहती है, ठीक है। आपको फसल लगानी है 100 पेड़ों की, तो आपको इतनी बड़ी जगह चाहिए पड़ेगी, ये पता चलेगा इतनी सी लैब में तैयार हो जाएंगे 100 सैंपलिंग, फिर उनको जल्दी जल्दी आप लगा दो। ये फायदा होता है टिश्यू कल्चर का। मतलब क्या हुआ, प्लांट के किसी भी पार्ट से हम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर न्यूट्रिएंट्स की मदद से उनको लैब में ग्रो करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। तो अगला इसमें क्या हो जाएगा यूजेस का, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से कैसे मदद मिलेगी, टू ग्रो लार्ज अमाउंट ऑफ सैपलिंग्स। सैपलिंग्स समझ रहे हो ना, जो छोटे पौधे होते हैं उनको कहते हैं। तो बहुत ज्यादा मात्रा में जब हमको सैपलिंग चाहिए पड़ती है तो हम किसका यूज करते हैं, टिश्यू कल्चर का। हमारे पास इतने सारे बीज नहीं है और पेड़ भी बस एक ही बचा है, तो क्या करेंगे, हम उसके जीन सेल्स को निकालेंगे, उससे नए वाले प्लांट्स बनाएंगे, ठीक है। या फिर समझो तुम बाजार से 5 बीज लेके आए, उसमें से 4 तो खराब निकल गए, 5वां बहुत अच्छा निकला, लेकिन वो बीज नहीं दे रहा वो प्लांट, तो क्या करोगे आप, टिश्यू कल्चर से उसी जैसे और प्लांट्स बना लोगे। अगला इसका क्या यूज करोगे हॉर्टिकल्चर में, एक और बताओ। नॉन सीजनल फूड को हम क्या कर सकते हैं, यील्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी चीजें बतानी है। फॉर ग्रोइंग, क्या, नॉन सीड वाले फ्रूट लगा सकते हैं, बिल्कुल। नॉन सीजनल फूड को हम ग्रो कर सकते हैं। बेंगलोर में जाना, हर मौसम सीताफल मिलता है, या अब तो अपने आप ही मिलने लगे हर चीज, तो क्यों मिल पा रही है, क्योंकि ये सब इन्हीं किससे, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इनको उगाया जा रहा है, ठीक है। और लास्ट एक और लिख लो, आजकल कैसे प्लांट्स चलने लगे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, हाइब्रिड प्लांट्स। पहले के टाइम पे होता था कि आम का पेड़ इतना लंबा होता था तो हम आम तोड़ना पड़ते थे। आजकल जाना, तुम लोग कभी भी ट्रेन का सफर करना, नागपुर साइड में इतने इतने से ऑरेंज के पेड़ हैं और आम के पेड़ मात्र इतने साइज के, और कम से कम एक पेड़ में 50 लगे होंगे ऑरेंजेस, इतने से पेड़ में। वो कहलाते हैं हाइब्रिड प्लांट्स। फायदा कितना अच्छा, आपको इतना बड़ा प्लांट भी नहीं ग्रो करने में टाइम लगेगा, हाइब्रिड प्लांट जल्दी ग्रो हो जाएगा, जितनी जल्दी ग्रो उतने ज्यादा फ्रूट्स। तो ये भी नहीं देखना पड़ेगा कि पेड़ पे बंदर चढ़ाएगी नहीं, जल्दी तोड़ो और ले लो। ये होता है टेक्निक, है ना। तो हॉर्टिकल्चर में अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं वैरायटी का। हमारे पास एक प्रकार की फसल है, हम उसको कई प्रकार से रंगों में देख सकते हैं। अब खुद सोचो कि एप्पल होता है वो 2600 किस्म का होता है, 2600 प्रकार के एप्पल पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, हाइब्रिड सीड्स का उपयोग करके, है ना। हाइब्रिड सीड्स कैसे होंगे, जिनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और पेस्ट अटैक जिसमें कम होगा या होगा नहीं। तीसरा, टिश्यू कल्चर। अब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके सीड ही नहीं बनते, अपन ने पढ़ दे ना, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म,
है ना। तो एक पढ़े थे ऐसे प्लांट जो सीड ही नहीं देते थे, है ना। तो टिश्यू कल्चर क्या होते हैं, उनके लिए अधिकतर यूज किया जाता है कि जिनसे हमको सीड ही नहीं मिलते, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट की सैपलिंग बना सकते हैं। और लास्ट एक और हो गया नॉन सीजनल फूड, इसको प्रमोट किया जाता है कि ऐसे फूड को भी हम बना सकते हैं, ऐसे फ्रूट को भी उगा सकते हैं जो उस सीजन में नहीं पाया जाता। सर्दियों में कैरेट मिलती है, गर्मियों में नहीं मिलेगी, तो हम गर्मी में कैरेट उगा सकते हैं इस प्रकार से। फिर क्या हो गया, हाइब्रिड प्लांट्स, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी साइज का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। साइज मॉडिफिकेशन, हमको कितने साइज के प्लांट्स चाहिए। तुम लोगों ने एक सुना होगा बोनसाई प्लांट, बहुत अच्छे प्लांट्स लगते हैं। देखो ना अच्छे से, सुविधा है तो देखो। बोनसाई ट्री, बोनसाई प्लांट्स, ये वाले देखो, ये दिख रहा है, ये पूरा जितना बड़ा बरगद का पेड़ रहता है उतना प्लांट है, इतना सा, इसको कहते हैं बोनसाई प्लांट। जो अभी तुम लोग को पता था एस्थेटिक और ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते, वो ये वाले प्लांट्स कहलाते हैं, जो आपके डेकोरेशन में अधिकतर काम आते हैं और या होली पर्पस से पूजा वगैरह में काम आते हैं। ऐसे प्लांट्स को डेवलप किया जाता है ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इनकी बहुत अच्छे से कटिंग वगैरह की जाती है, बांधा जाता है, ये सब होते हैं, बहुत ही महंगे आते हैं, ठीक है। बाद में घर में देख लेना, अमेजोन में देखो ऐसे प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये होता क्या है। अब लास्ट अपना जो इसमें आता है, अपने एग्रीकल्चर में देख लिया बायोटेक्नोलॉजी, किस में देख लिया, और हॉर्टिकल्चर में, तीसरा देख लिया एनिमल हस्बेंड्री में। अगला जो हमारी फील्ड, अगली फील्ड जो आएगी, नहीं हेल्थ से पहले दो बची, केस में आएगी, ये तुम्हें लोगों ने उस दिन बताया था जब पढ़ा रहे थे, इंडस्ट्रीज। शुरू करो बताना क्या क्या होगा इंडस्ट्री में यूज, एक एक जन बताएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, है ना। इंडस्ट्रीज में हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। चलो एक शुरू हम कर रहे हैं, ठीक है, बता के, जो सिंपल वाला है, ठीक है। हमने कहा कि हम बायोप्लास्टिक्स बना पा रहे हैं, ये सबसे सिंपल है, ठीक है। आजकल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बन रहे हैं, देखना ये स्मार्ट स्टोर, स्मार्ट बाजार में जहां आप जिसमें सब्जी लेते हो ना, उस पैकेट में लिखा था बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, कि ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। हाँ अब तुम लोग बताओ। वाटर वेस्ट का ट्रीटमेंट, बहुत बढ़िया। ये कहा जाता है कि जो आप फैक्ट्रीज होती है ना, वेस्ट वाटर को निकाल देती हैं सीधे, वो नहीं निकाल पाएंगे, कि वहां पे कोई नहा रहा है, यहाँ पे हरा गंगे कर दिया, ये नहीं चलेगा। क्या चाहिए आपको, पूरा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना पड़े, इससे इन्हें भी फायदा है। वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे तो जो इनका वो मिलेगा, स्लज मिलेगा, जो वो गंदगी मिलेगी, उसी को रिसाइकिल करके फिर से वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अगला इसी में आ जाएगा, ये भी इसी में आ गया। और बताओ, एक से पॉइंट नहीं बोलो, तुम लोग खुद देखते हो इतनी सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं और सबसे ज्यादा तो ये लोग यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। तो क्या यूज करते हैं, बहुत बढ़िया, इसको हमने ये कह सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा, एंजाइम प्रोडक्शन। हम लोग पढ़ते थे कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन करते हैं वो एंजाइम करते हैं, तो इन्हीं एंजाइम को कौन बनाते हैं, हम लोग आर्टिफिशियली बना सकते हैं। समझो हमने क्या कहा। अच्छा तुम लोग ने ये ऐड देखा, हार्पिक का ऐड आता है, देखते हैं, एक तो खाने के टाइम पे दिखाते हैं वो लोग, ठीक है। हार्पिक का ऐड आता है,
तो ये दिखाते कि आपने इतना सा लिक्विड डाला तो वो साफ हो गया। वही चीज कोका कोला भी कर देता है ना। तो ये बता रहे हैं कि एक एसिड में इतनी क्वालिटी, उसमें क्या पाया जाता है कि वो साफ कर देता, उसका रंग नहीं, उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के प्रोसेसेस को करते हैं, जैसे कि आपकी क्लीनिंग। जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना कि हर प्रकार की सरफेस को क्लीन करने के लिए अलग प्रकार के वो चलते, कॉलिन वगैरह चलते हैं, कॉलिन सबने देखा होगा। हैंड वॉश के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, हैंड वॉश चलते हैं अलग अलग, ठीक है। वो सब किसके हैं, वो सब किसके अंदर आएंगे, आपके एंजाइम प्रोडक्शन के अंदर के, ठीक है। इस प्रकार के एंजाइम्स को बनाया जाता है या उनके प्रोडक्ट को बनाया जाता है जो हमारे लिए क्लीजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो वो, हाँ, तो वो क्लीजिंग एजेंट कौन बनाते हैं, वो सब बनाते हैं आपकी इंडस्ट्रीज। और वो किस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाते हैं, बायो टेक्नोलॉजी। फूड, ये तो तुम लोग से पूछ रहे थे, जिसको हम लोग इतनी बार पढ़ चुके, फूड प्रोसेसिंग। किसान हमेशा गेहूं उगा के देगा, पिज्जा बना के नहीं देगा, है ना। मेन काम तो वही करता है, लेकिन उस गेहूं को, उस सड़े हुए, उस अच्छे गेहूं को सड़ा के फिर हम लोग को बना के पिज्जा कौन खिलाते हैं, इंडस्ट्रीज वाले, है ना। एमआरपी डली रहती है और एक्सपायरी डेट डली रहती है ना। पैकेट अगर खुल गया तो जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। तो ये चीज होती है कि फूड प्रोसेसिंग किसके अंदर आएगा, आपके इंडस्ट्रीज में, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अब देखो फूड प्रोसेसिंग लिख दिया, अब फूड प्रोसेसिंग में होता क्या क्या है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स जो उनकी शेल्फ लाइफ को बताते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स हो गया दूसरा, ठीक है, हमने शेल्फ लाइफ बढ़ा दी। और फूड प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, बहुत बढ़िया, टेस्ट को एनहेंस करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला जाता है ना। जितना मीठा गन्ने का रस नहीं लगता उससे मीठी पेस्ट्री लगती है ना। तो क्यों होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर के कारण। तीसरा क्या होगा, इम्प्रूवर, क्या करते हैं वो, बहुत अच्छे, जो उसका वो रहता है, क्या कहते हैं, उसकी लेयरिंग को सॉफ्ट जो करते हैं, ये लिख लो, सॉफ्ट लेयरिंग। केक देखते हो कितना ज्यादा स्पंजी रहता है, ठीक है, और कुछ चीजें बहुत ज्यादा क्रंची रहती हैं। वो चीज जैसे पेटीज ले लो, क्रंची हो गई, केक ले लो सॉफ्ट हो गया, वो किस कारण, वो भी सब होते हैं इन्हीं के कारण, किसके, फूड प्रोसेसिंग में जो आप केमिकल्स का उपयोग करते हो। हाँ, बिल्कुल नहीं, हार्म करते हैं, सारे हार्म करते हैं। हाँ, हम बिल्कुल नहीं टाइम लेंगे सोचने में। इवन एलोपैथिक दवाई जो आप कहते हो हमें अच्छी रहती है, वो भी हार्म करती है। वो क्या करती है, कुछ समय के लिए आपके दर्द को रोक देती है, खत्म नहीं करती है। और जो आप बोलते हैं ना हम सही हो गए, पैरासीटामोल खा के हमारा बुखार उतर गया, उतरता नहीं है, वो उसको थोड़ी देर के लिए दबा देती है। जैसे हम लोग एनेस्थीसिया लेते हैं, हमारी बॉडी सुन्न हो जाती है, वैसे समझो उसने अंदर से उसको थोड़ी देर के लिए सुन्न कर दिया। फिर जो आप सही होते हैं वो किस कारण होते हैं, जो आपकी खुद की बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो उस चीज से लड़ता रहता है, सही हो जाता। नहीं तो सोचो घर में मम्मी सर पे गीली पट्टी रखती है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बुखार उतर जाता है, उतर जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी तब भी लड़ रही होती है, इम्यून सिस्टम तब भी उस बीमारी से लड़ रहा होता है। वही चीज एलोपैथी करती है, वो दर्द को थोड़ी देर के लिए दबा देती है बस। तो केमिकल्स कभी अच्छे नहीं होते, लेकिन इसलिए बस लिए जाते हैं कि ताकि हमको कहते हैं ना इंस्टेंट चाहिए कुछ चीज, रिलीफ, इसीलिए यूज होते हैं। फूड कलरिंग, ठीक है, उसका टेक्सचर जिसको हम कहते हैं, है ना। आजकल सबसे ज्यादा खेल तो कलरिंग का है। आप जितने अच्छे से सजा के दोगे वही मार्गरेटा बनता है, वही कॉर्न पिज्जा बनता है ना। तो अंतर वही रहता है, आप उसकी कलरिंग कितने अच्छे से करते हो। तो ये क्या हो गया, बायोप्लास्टिक्स बनाने के लिए। इसी के साथ साथ क्या लिख रहे हैं ना, बायोपॉलीमर्स। पॉलीमर्स पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े होना चाहिए। जैसे तुम लोग के पीवीसी होता है, बेकलाइट होता है, जो जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं ये बेकलाइट के बने होते हैं, जल्दी नहीं जलते हैं, ठीक है।
चेयर रहती है वो पीवीसी वगैरह की बनी होती है, जल्दी जल जाती है। पॉलीथीन होती है जल्दी जल जाती, प्लास्टिक की वो वगैरह, तो ये सब कहलाते हैं पॉलीमर्स। तो प्लास्टिक की अच्छी बात ये होती है कि टिकाऊ होती है, बुरी बात भी होती है टिकाऊ होती है, कि हम इसको डिकम्पोज करना चाहें तो डिकम्पोज नहीं होती है ना। तो ये चीज हो गई है, रियूजेबल हो जाती है। आजकल कितने अच्छे से कर रहे हैं कि ये कहा जाता है कि आप प्लास्टिक को कलेक्ट करो, बहुत जगह इसका प्रोजेक्ट भी चल रहा है। आप प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करो, उसको एक थ्रेशर में डाला जाता है जहां पे उसके इतने इतने से दाने बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे से दाने बना लिए। अब उस दाने को फिर लिक्विड में डाल के उससे एक फैब्रिक बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। उस धागे से आप कुछ भी चीज बना सकते हो। जो जैसे एक बार चला था, जो टीम इंडिया की शर्ट चली थी क्रिकेटर्स की, वो इसी से बनाई गई थी। तो आजकल ये चल रहा है कि प्लास्टिक से कपड़े बनाए जा रहे हैं। दूसरा, प्लास्टिक की रोडें बनाई जा रही हैं, ठीक है। जो आपकी रोडें बन रही हैं आजकल, उसमें प्लास्टिक डल रहा है। एक चीज और पढ़ाई थी तुम लोग को, लास्ट चीज, बायोफ्यूल। वो भी कौन बना रही है? वो भी इंडस्ट्रीज बना रही है। बायोफ्यूल मतलब क्या क्या? दो तीन नाम बताओ। बायो सीएनजी, इथेनॉल, इथेनॉल और कोई भी ले लो, बायोडीजल, है ना। एलपीजी नहीं आएगी। एलपीजी इज अ फॉसिल फ्यूल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मीथेन को आप बायो इसकी मदद से बनाते हो ना, इसी को मीथेन कहा जाता है, सीएनजी कहा जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, अगर आप इसको डंप वाले एरिया को निकालते हो तो वो बन जाती है सीएनजी। फॉर्मूला दोनों का एक ही रहेगा, CH4, ठीक है। तो इंडस्ट्री से सिंपल क्वेश्चन आएगा कि आप इंडस्ट्री का उपयोग में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज करोगे। तो हम क्या क्या बना सकते हैं? बायोप्लास्टिक, बायोपॉलीमर। वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तीसरा, एंजाइम का प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना, जो क्लीनिंग वगैरह के लिए काम करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, हेल्थ फूड में जो यूज होता है। जैसे कि जो चलता है आपका क्या, प्रोटीन पाउडर, ठीक है, जिम वाले जानते होंगे, प्रोटीन पाउडर चलता है, ये दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं रहता है। प्रोटीन पाउडर में क्या रहता है? वो एक प्रकार का फर्टिलाइजर है कि आप उसको जितना खाओगे तो आपकी भूख बढ़ेगी, तो फिर आप खाना ज्यादा खाने लगोगे, ये चीज रहता है, ठीक है। और अगर इसको खाना बंद कर दिया और शरीर की आदत पड़ गई तो दोनों डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो या तो आप फिर ऐसा खाओगे, हमेशा खाओगे, है ना, या तो बीच में बंद नहीं करो, ठीक है। फिर आ जाता है आपका फूड प्रोसेसिंग। इसमें सबसे ज्यादा इसका यूज होता है प्रिजर्वेटिव, टेस्ट के लिए, सॉफ्ट लेयरिंग के लिए और कलरिंग के लिए, सॉफ्ट लेयरिंग या क्रंची के लिए। फिर आ जाता है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल में क्या क्या? बायो सीएनजी, इथेनॉल और बायोडीजल। क्लियर हुआ? होता क्या क्या है? दो और बचे। एक रहता हमारा एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में किस प्रकार से इसको यूज में लेते हैं? ये इमेज देखो पहले, ये होता वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का जो चलता है, ठीक है। ऐसी जगह गंदगी जब डंप करते हो ना ज्यादा तरीके से, कानपुर साइड का भी जाना, ऐसे दिखेगा तुम लोग को, जहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा रहती है, वहां पे सिर्फ डंपिंग की जाती है, फैक्ट्रीज रहती हैं, वो नीचे नीचे सब कुछ डंप कर देते हैं, तो नीचे नीचे यहाँ की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, जितना पानी अंडरग्राउंड का होता है वो भी पूरा दूषित हो जाता है, ठीक है। इसी को फिर ट्रीट करके इस तरीके से बनाया जाता है। कब? जब आप इसका प्रॉपर वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हो, तो ये पूरी रहती है। इससे ये वाली चाहिए है तो क्या होगा, आपको पूरा वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसी मॉडल पे काम कर रहा है इंदौर का। अब ये सोचो कि विदेशों की यूनिवर्सिटीज आ रही है इंदौर में सिर्फ ये स्टडी करने की इन्होंने इतने सारे कचड़े को वो कैसे कर दिया। जितना उनके पूरे देश का कचड़ा होता है उतना सिर्फ इंदौर में निकलता है कचड़ा।
ये रहता, तो उनने उसको कितने इफेक्टिव तरीके से सही कर लिया। वो सिर्फ उस कचड़े को खत्म नहीं कर रहे हैं, उससे रेवेन्यू भी कमा रहे हैं। मतलब सिर्फ कचड़ा बेच बेच के इंदौर हर साल 20 करोड़ रुपए कमा रहा है, कचड़ा बेच के, मतलब उसको कन्वर्ट करके, सिर्फ कलेक्शन वगैरह के उसके थ्रू मॉडलिंग से कमा रहा है, फिर उसकी गैस बना के बेच रहा है, उससे अलग कमा रहा है। तो ये बता रहे हैं, और कचड़ा तो हर जगह होता है ना। फिर दूसरा बताया था ऑयल जैपर। ऑयल जैपर समझ लो क्या होता है। ऑयल जैपर का मतलब देखो, ये इससे आएगा समझ में। ऑयल जैपर ये था कि समुद्र में, एक तो इतना बड़ा समुद्र, ट्रैफिक रहता नहीं, तब भी दो शिप टकरा गई, है ना, जैसे भी चला रहे होंगे, टकरा जाती शिप, तो उसमें ऑयल भरा था। अधिकतर शिप ट्रांसपोर्टेशन का काम दो चीज के लिए होता है, या तो बहुत ही भारी सामान लाने के लिए या फिर ऑयल को लाने के लिए। तो जब टकरा जाती हैं तो पूरी जगह पे शिप में क्या हो जाता, पूरे समुद्र में ऑयल फैल जाता, और ऑयल वो कौन खा लेती, मछलियां वगैरह, ठीक है, जिससे वो मरने लगती, पॉल्यूटेड होने लगता। उसी को खत्म करने के लिए वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाला जाता है शिप, उसमें ऑयल में। ये क्या करती है, उसको खा लेती हैं और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन हार्मफुल सब्सटेंस में बदल देती है, H2O में बदल देगी और CO2 गैस में बदल देगी, और वहां से रिलीज कर देती है। ये काम किसका रहता है, ऑयल जैपर का, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। देखो, जब स्पिल ऑफ ऑयल होता है ना, इस प्रकार से होता है, शिप हुआ, शिप के किसी भाग में कुछ हो जाए तो ऐसे पूरा ऑयल वहां पे फैल जाता। जब ऑयल फैलता है तो इस प्रकार की ये मछलियां मरने लगती हैं पूरे। अब सोचो फिशरमैन तो यही करता है ना, मछलियां पकड़ता, अब वो कैसी मछलियां पकड़ेगा, तेल वाली, तो ये हो जाता। फिर क्या होता, अगर वही ऑयल, तुमने देखना समुद्र अपने पास कभी कचड़ा नहीं रखता, वो सब फेंक देगा किनारे साइड, तो जैसे जैसे लहरें आएंगे तो पूरा ऑयल फेंक फेंक के कहाँ जाएगा, किनारे, तो फिर इस प्रकार का वो हो जाएगा पूरा। इसी चीज से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑयल जैपर का यूज करते हैं। ये ऐसी आती, बोरी में आता है, पूरे समुद्र में उस एरिया में छिड़काव कर दिया जाता है, तो एंजाइम्स होते हैं वो उसको फिर क्या कर देते हैं, खा लेते हैं। जो भी फोटो दिखाई थी ना, उस प्रकार से उसको खा लेते हैं। ये काम होता है किसका, ऑयल जैपर का। तो कभी भी आए, इसलिए तुम लोग ये नाम बताए कि कभी भी ये पूछे जाते हैं कि एनवायरमेंट में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये नाम टर्मिनोलॉजी लिखना कि पहला क्या हो गया, ऑयल जैपर। अब लिखना शुरू करो इसी में, जो चीज लगे सिर्फ वो ही अकेले लिखना, बाकी हैंडआउट्स में बता देंगे। अब क्या पहले मिल जाते, फिर तुम लोग इस पे ध्यान नहीं देते। अब जो तुम लोग को यहाँ क्लास में बताते, उसी की अरेंजमेंट में फिर हम हैंडआउट्स बनाते हैं। नहीं तो पता चले हैंडआउट्स में अलग चीज बताते, यहाँ अलग चीज बताते, फिर बोलोगे सर और भी चाहिए हमें। ठीक है, एनवायरमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का यूज, सबसे पहला क्या हो गया, ऑयल जैपर। इसका यूज क्या होता, टू एड्रेस ऑयल स्पिल्स। जो समुद्र में ऑयल स्पिल हो जाता है उसको एड्रेस करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, ऑयल जैपर का। क्लियर हुआ, क्या हो गया, ठीक है। दूसरा जो टेक्निक होती है दैट इज नोन एज बायो रेमेडिएशन। दूसरी टेक्निक को क्या कहा जाता है, बायो रेमेडिएशन। अब देखो हर जगह समुद्र तो है नहीं, लेकिन कचरा हर जगह है ना। अब उस कचड़े को सही करने के लिए, उसको फिर से सही करने के लिए हम जो टेक्निक का यूज करते हैं उसको कहते हैं
बायो रेमिडिएशन। अब बायो रेमिडिएशन क्या कहलाती है? एक ऐसी टेक्निक कहलाती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से टॉक्सिक सब्सटेंस को लाइट सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। इट्स अ टेक्निक टू कन्वर्ट, इसमें लिख लो बायो रेमिडिएशन में, इट्स अ टेक्निक टू कन्वर्ट harmful toxic substance into biodegradable substances with the help of microorganism. With the help of microorganism. क्लियर हुआ? मतलब क्या हुआ, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम टॉक्सिक मेटल्स को या टॉक्सिक सब्सटेंस को किस में बदल देते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में बदल देंगे, है ना? और किसकी मदद से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। कुछ नहीं होता इस टेक्निक में, बस ये होता है कि जहां भी आपका वो रहता है, कचड़े वगैरह रहता है, जो अपन लोग करते हैं ना बायोगैस बनाते, जैसे कचड़ा रहता है इकट्ठा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया जाता है। अब वो क्या करते हैं? उसमें रिएक्शन करना शुरू करते हैं। रिएक्शन करेंगे तो वो दो प्रकार की गैसेस निकालेंगे, एक तो हमेशा रहेगी CO2, है ना, और एक रहेगी H2O, है ना, गैसेस फॉर्म में, वाटर वेपर। इन दोनों को रिलीज करेंगे और जिससे हम अपनी गैस बना लेंगे। और तीसरी रहती है CH4। ये तीन प्रकार की गैसेस को वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो जो भी आपका हैवी मेटल, टॉक्सिक मेटल होगा, उसको इसमें कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इससे अपने यूजफुल चीजें बना सकें। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता? बायो रेमिडिएशन। मतलब सिंपल भाषा में क्या हो गया कि हमको टॉक्सिक मटेरियल को कन्वर्ट करना है नॉन टॉक्सिक में, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? बायो रेमिडिएशन। तीसरा आता है, अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि इस जगह पे कचड़ा है कि नहीं? अब देखो, जहां से बदबू आने लगे वहां से तो पता चल गया, लेकिन अगर हम ऐसा करें कि पहले ही पता चल जाए, मतलब वो इस स्टेज में नहीं पहुंच पाए कि उससे स्मेल आने लगे, उससे पहले हमें पता चल जाए कि ये चीज अब खराब होने लगी है, इसको सही करना, तो इस चीज के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज बायो सेंसर्स। क्या कहते हैं? बायो सेंसर्स। इसमें लिखो इट्स अ टेक्निक which uses biological devices. It's a technique which uses biological devices to detect pollutants, for providing real-time environmental monitoring. इसमें क्या लिखा कि एनवायरनमेंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए हम इस प्रकार से एक ऐसे डिवाइस का उपयोग करेंगे जिसमें क्या होगा? इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाएगा। एक ऐसी डिवाइस, एक प्रोसेस होगी जिसमें बायोलॉजिकल डिवाइसेस का यूज किया जाएगा, जिससे हम एनवायरनमेंट की ऑन टाइम क्या देख पाए? मॉनिटरिंग कर पाए। सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो, तुम लोग को बताते हैं लाइकेन का। लाइकेन क्या होता है? एल्गी प्लस फंजाई। ये कहा जाता है कि जिस जगह पे पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहां पे लाइकेन मरने लगता है, वहां से लाइकेन गायब होने लगता है, ठीक है? तो उसको एक बायोलॉजिकल सेंसर माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम ऐसी डिवाइसेस बनाते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल देते हैं। जैसे हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं, थर्मामीटर को रखा, टेम्परेचर बता दिया, तो हम बुखार डिटेक्ट कर लेते। इसी प्रकार से बायो सेंसर भी एक डिवाइसेस होती हैं, इनको गंदे पानी, किसी भी पानी में डाला जाता है, तो उससे हमको ये पता चल जाता है कि इसमें इसका लेवल कितना है,
किसी भी पॉल्यूटेंट्स का। ये देखो बायो दिख रहा है सबको वहां से। बायोसेंसर में क्या होता, जैसे हमने 3 प्रकार के पॉल्यूटेंट्स ले लिए, दिख रहा है वहां से, हैवी मेटल्स, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, और यहां से डिटेक्ट करते हैं इसको। 2 प्रकार के पॉल्यूटेंट ले लिए, हैवी मेटल और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इनको हम डालते हैं इसमें बायोसेंसिंग एलिमेंट्स में। फिर ट्रांसड्यूसर जो होता है वो क्या करता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस होता है जो एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे में बदल देता है। तो ये क्या करता है, इन सबको एनालिसिस करता है और इसको फिर किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो मतलब क्या है, जब हम किसी चीज को किसी में डिप करेंगे तो वो हमको बता देगा कि इसमें एयर पॉल्यूशन कितना है, इसमें वेस्ट वाटर मैनेजमेंट वाटर पॉल्यूशन कितना है, इसमें सॉइल की पॉल्यूशन कितना है। सबसे अच्छा एग्जांपल, अपन स्मार्ट वॉच पहनते हैं, स्मार्ट वॉच में पहनने में पता नहीं सही बताता कि नहीं, लेकिन बोलता आपकी पल्सेस बता देता है ना, हार्ट बीट बता देता है, आपकी ब्रीथिंग कितनी चल रही वो बता देता है। हमने दोनों हाथ में पहन के देखे, दोनों में अलग अलग चल रही थी, तो हमारा मन उठ गया उस चीज से, है ना। मतलब ये चीज है ना, अच्छी वॉच से देखी थी और वो भी, तो ये हो गया। तो उस पर कभी यकीन नहीं करना, कभी तुम्हारी बीपी बढ़ा देखे खूब, दूसरा हाथ टेस्ट कर लेना। तो मतलब बताने का ये है कि उसमें भी क्या रहते हैं, इन सभी डिवाइसेस में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं या उनके डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं, कुछ पार्ट पाया जाता जो डिटेक्ट क्या कर लेता, पॉल्यूटेंट्स का लेवल। ये बस होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, बायोसेंसर। तो बायोसेंसर का मतलब क्या हो गया कि ऐसे डिवाइसेस जो डिटेक्ट क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को। जैसे जो डॉक्टर काम करता है ना डायग्नोसिस का, कि आपको बुखार चढ़ गया तो आपको मलेरिया है कि टाइफाइड है या फिर और कुछ है बुखार, यही काम करते हैं बायोसेंसर। ये पहले ये बता देंगे कि जो पर्टिकुलर एरिया गंदा है यहाँ पे किस प्रकार के पॉल्यूटेंट्स पाए जा रहे हैं, क्या वो हैवी मेटल्स हैं या फिर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। तो जिस प्रकार के पॉल्यूटेंट होंगे आप उस प्रकार के उसमें रेमिडिएशन करोगे, उस प्रकार का उसका ट्रीटमेंट करोगे। ये चीज होता है काम, है ना। तो ये हो गया बायोसेंसर। सबसे पहले कहीं भी पॉल्यूटेंट होता है ना, सबसे पहले इसका यूज किया जाता है बायोसेंसर का, जिससे पता चल जाता है कि पॉल्यूटेंट किस प्रकार का है, टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। ये काम हो गया। अगर समुद्र में होगा तो ऑयल ज़ैपर का यूज करेंगे, अगर लोकलाइट होगा तो हम बायो रेमिडिएशन प्रोसेस का उपयोग करेंगे। ठीक है। आर्टिफिशियल रेन फायदेमंद नहीं होती, पता, सऊदी अरब तक में बाढ़ आ गई थी, है ना, क्योंकि सबका पैटर्न अलग अलग होता है। अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो अच्छे से छेड़छाड़ करेगी, है ना। वही हुआ था इसके साथ कि इन्होंने रेन करवाने के लिए इवन बीजिंग चाइना में भी क्लाउड सीडिंग कहलाती है, क्लाउड सीडिंग करवाई थी। इसके कारण उन्हें रेन तो रुकवा दी, लेकिन क्या हुआ बाद में जो आने वाली थी दिक्कत थी उसको नहीं रोक पाए। तो आप बारिश करवा सकते लेकिन बारिश को रोक नहीं सकते, ये याद रखना, ये चीज हो जाती है। और लास्ट चीज जो आजकल खूब ज्यादा चल रही है एनवायरमेंट के लिए, ये देखे होंगे सब जगह बने रहते हैं बायो टॉयलेट्स, है ना, ये ऐसे बने रहते हैं। तो ये रहता है, पहले क्या रहता था, रेलवे की ओपन व्यवस्था रहती थी, मतलब नीचे खुला रहता था, ठीक है, तो पूरी पटरियां गंदी हो जाती थी, है ना। इसलिए कहा जाता था पहले कि जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पे टिकी हो तब कोई वो टॉयलेट यूज नहीं करेगा, क्योंकि तुम तो चले गए लेकिन मटेरियल छोड़ गए। मतलब ये चीज होती थी। तो क्या होता था कि गंदगी फैल रही, आप पूरी पटरियों को खराब कर रहे हो, तो उन्होंने क्या किया कि इसी को एनर्जी में क्यों नहीं उपयोग करो, तो उन्होंने क्या किया, सबके नीचे एक प्रकार के कंटेनर फिट कर दिए, सभी के नीचे जितने भी बायो टॉयलेट्स बने हैं, उस कंटेनर में सिर्फ एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है उसको उपयोग करते हैं, उसको 2 चीजों में बदलेंगे, एक तो कंपोस्ट में मतलब खाद में, और दूसरा किस में, गैस में, सीएनजी को। फिर उस कंटेनर को एक निश्चित समय के बाद खाली करवा लिया जाता है और उनसे दोनों चीजें बना ली जाती है, मैन्योर भी और गैस भी। तो ये वाली प्रोसेस चली, इसलिए कहा जाता है आजकल कि कभी भी
अब आप लोग टॉयलेट यूज करो तो उसमें बॉटल वगैरह मत डाल देना, है ना, कि वो चीज नहीं तो स्टक हो जाएगी। बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट हर डिसीजन लेती है, हम लोग की आदत खराब है कि उसको बिगाड़ने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, बायो टॉयलेट्स। तो अगला इसमें लिख लो, चौथा एनवायरमेंट में हम क्या यूज करेंगे, बायो टॉयलेट्स। और लास्ट जो इसका उपयोग होगा दैट इज क्या, क्या होगा, बायो फ्यूल। दोनों में आ जाएगा, बायोफ्यूल उसमें भी आएगा, बायोफ्यूल इसमें भी आएगा। क्लियर। अब बता पाओगे एनवायरमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किस प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लेंगे, बायोसेंसर। इससे हमने ये पता कर लिया कि दिक्कत कहां कहां जा रही है। ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल है कि नॉन टॉक्सिक मटेरियल है। दूसरा, अगर समुद्र में हुआ तो बायोसेंसर का उपयोग करेंगे। अगर हमारे डोमेस्टिक रीजन में हुआ तो हम बायो रेमिडिएशन का यूज करेंगे। तीसरा, जो वेस्ट मटेरियल ह्यूमन का निकलता है उसको निपटाने के लिए, देखो गाय वगैरह का निकलता है तो हमने बायोगैस प्लांट लगाया, ह्यूमन का निकलता है तो क्या करेंगे, खास करके ट्रांसपोर्टेशन में, तो हमने बायो टॉयलेट्स बनाए, हर जगह पे बनाए। कुछ जगह पे खड़े हुए होते हैं, कुछ जगह पे वैसे होते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हमने एनर्जी बनाने के लिए भी किसका यूज करते हैं, बायोफ्यूल का। सिंपल सी बात है, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी वो हम किस में लिख देंगे, एनवायरमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, और कोई तुम लोग को टेक्निक याद है तो वो भी बताना कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं। बायो एक्यूमुलेशन अच्छी बात नहीं होती, गलत बात होती है, पता क्या, बायो एक्यूमुलेशन एनवायरमेंट में था वैसे, चलो हम इसमें बता दे रहे हैं। बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन मतलब ये होता है जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर बढ़ते जाते हो आपके अंदर टॉक्सिक मटेरियल भी बढ़ता जाता है। समझो ये छोटी छोटी सी फिशेस हैं, सब छोटी छोटी मछलियां हैं। ठीक है, ऐसे ही होती हैं। ठीक है, 4 मछलियां हैं, ये छोटे छोटे से माइक्रो प्लास्टिक हैं। अपन लोग पॉलिथीन फेंक देते माइक्रो प्लास्टिक है नीचे, उन्होंने सब मछलियों ने इसको खा लिया, माइक्रो प्लास्टिक खा लिया। अब ऐसे खूब सारी मछलियां थी, इनने माइक्रो प्लास्टिक खा लिया। इन सभी मछलियों को एक बड़ी मछली ने खा लिया। ठीक है, हाँ ठीक है, खा लिया, इसने खा लिया, मतलब इनके अंदर जितना वो था टॉक्सिक सब्सटेंस था उसका पूरा इसके अंदर आ गया। अब ऐसी 2-3 मछलियां एक इंसान खा गया, खा गया एक इंसान ये मछलियां, तो जितना टॉक्सिक मटेरियल था वो पूरा किसके अंदर आ गया, इसके अंदर। तो मतलब ये होता बायोएक्यूमुलेशन कि जब भी आप लोअर से हायर लेवल पे जाते हो, हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाओगे, तो जो टॉक्सिक लेवल भी होगा ना वो भी क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता जाएगा। ये कहलाता है बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, चलो आज इतने करते, कल क्योंकि कल जो हम पढ़ेंगे पहले से देख लो, कल के टॉपिक्स क्या क्या कहेंगे। कल हम लोग बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ देखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स इसमें। सबसे पहले आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग। सीआईडी देखा है, सब जन जाते हैं एक लाश को लेके वहां पे पता करते हैं कि इस लाश को हुआ क्या है, या सबने दृश्यम मूवी देखी होगी, है ना, कितने अच्छे से खेल करते हैं डीएनए का, है ना। तो कल अपन ये पढ़ेंगे डीएनए प्रोफाइलिंग। दूसरा जो होता है वो पढ़ेंगे जीन थेरेपी, जीन थेरेपी होती क्या है। ठीक है, तीसरा कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे, हाँ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। चौथा पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक्स। पांचवा पढ़ेंगे डीएनए प्रोफाइलिंग, जीन थेरेपी। ठीक है, ये पढ़ेंगे क्लोनिंग, और लास्ट चीज पढ़ेंगे स्टेम सेल्स।
क्या होते हैं, ये चीजें पढ़ेंगे इसमें कल, और एक्स्ट्रा कुछ है वो देखेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा बायोटेक्नोलॉजी का, क्या क्या, डीएनए प्रोफाइलिंग, जीन थेरेपी, वैक्सीनेशन, डायग्नोस्टिक, क्लोनिंग और स्टेम सेल्स, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। करके आना, और जो क्वेश्चन है अभी भी वही चल रहा है, ढूंढ के आना दिक्कत, सिर्फ दो किसी चीज पर डिस्कस करेंगे कि दिक्कत क्या होगी, आप उसके सॉल्यूशंस क्या क्या दोगे। बिल्कुल ऐसे बताया करो, ऐसे नहीं नॉर्मल तरीके से हाँ हम ये सुधार देंगे, ऐसे नहीं सुधरता, स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है।